बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एजुकेशन फॉर ऑल में डियर स्टूडेंट्स आपको खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एडीबी पार्ट 2 या बीए पार्ट 2 का जो अंग्रेज़ी कंपलसरी का पेपर है उससे रिलेटेड जो एक तैयार करदा जो गेस्ट पेपर है हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन कबल इसके कि मैं अंग्रेज़ी पार्ट 2 या एडीबी पार्ट 2 का अंग्रेज़ी कंपलसरी का जो पेपर है गेस्ट पेपर उसको मैं डिस्कस करूं, एक दो बातें मैं आपको वजाहत कर दूं। डियर स्टूडेंट्स, एक तो ये है कि अल्लाह के फजल से जो पाक स्टडीज़ का गेस्ट आपको 14 क्वेश्चंस का दिया गया था उसमें से बफजल खुदा सारे के सारे क्वेश्चन जो है उसमें से ही पुट किए गए। और दूसरी बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट सेक्शन में वजाहत तलब कर रहे हैं कि ये आप लोगों ने कुछ सोर्सेज यूज़ किए हैं। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं होती। ये एक प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर हमारे साथ बहुत से तकरीबन हर सब्जेक्ट्स के असातिज़ा किराम जुड़े हुए हैं और उनमें हमारे मज़ज़ एक प्रोफेसर पाक स्टडीज़ के हैं, प्रोफेसर खबर अली। हमने उनसे ये गेस्ट जो है वो बनवाया था और उनका एक वसी तजर्बा है इस फील्ड का। उन्हें कोई तकरीबन पढ़ाते हुए कोई इस सब्जेक्ट को 24 से 25 साल हो गए। तो दैट्स वाई हमने उनसे रजू किया क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी, रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस उन्होंने ये क्वेश्चन जो है वो सजेस्ट किए थे। दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि आज की ये जो वीडियो है ये भी खालिस्तान एक गेस्ट पेपर पर ही मबनी है। ये कोई पूरे का पूरा पीयू का पेपर नहीं है या सरगोदा यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है जो कि हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ये एक अंदाज़ा है, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि गेस्ट जो होता है ये एक टीचर का, ये एक उस्ताद का अंदाज़ा होता है और वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर और गुज़श्ता जो पेपर्स आए होते हैं चूँकि वो उनसे मुंसलिक होते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि लास्ट ईयर जो है ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था तो अब के बार ये पूछा जा सकता है, या कोई भी क्वेश्चन जो है उसकी जो आने की जो फ्रिक्वेंसी है वो किस कदर ज़्यादा होती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए गेस्ट तैयार किया जाता है। स्टूडेंट चूँकि 2 साल ही इस ग्रेजुएशन को पढ़ते हैं या बीकॉम वाले भी पाक स्टडीज़ को सिर्फ 1 साल के लिए पढ़ते हैं, तो उनका तो इस कदर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता जिस कदर एक मुअल्लिम का, एक टीचर का या एक प्रोफेसर साहिबान का जो एक एक्सपीरियंस होता है। तो आज की इस वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। आज के हमारे मौजू का ये एडीबी पार्ट 2 या बीए पार्ट 2 का कंपलसरी का पेपर है जिसमें मैं आपको बता दूं कि वीडियो के हम 2 सेक्शन बनाएंगे। पहले सेक्शन में मैं आपको सेक्शन ए में सबसे पहले नावल के जो 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा मोहतात अंदाजे के साथ हम 12 बता रहे हैं। वैसे तो मुख्तलिफ वीडियोस लगाने वाले जो दोस्त हैं वो 6-7 क्वेश्चंस भी बता रहे हैं, तो जिससे स्टूडेंट्स के गुमराही के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं, उनको मिसलीड करने के जो मुतारदफ हो जाता है। तो हम क्वेश्चन 12 मैं आपके लिए तजवीज़ करूँगा नावल्स के, और 12 से इंशाल्लाह हमारा जो पेपर है वो सेफ़ होगा। और इसी तरह जो है मॉडर्न एसेज जो है वो अभी आपके साथ मैं कोई तकरीबन 10 के 11 क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन एक बात और माज़रत के साथ वजाहत कर दूं कि ये जो गेस्ट होता है ना, ये जो गेस्ट पेपर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये मसरूफ़ तलबा और तालबात के लिए हैं जिनके पास टाइम की कमी है, वो जॉब्स करते हैं एंड दे डोंट हैव इनफ टाइम एट द डिस्पोजल। और फिर या फिर कुछ स्टूडेंट्स वीक होते हैं, उनकी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं होती, लर्निंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती, वो ज़्यादा याद नहीं कर सकते, उनसे याद होता नहीं है, या उनका कोई एजुकेशन का इतना कोई एनवायरनमेंट नहीं रहा है और वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं कहीं जॉब्स वगैरह में या घरेलू कामों में। हमारे कुछ तालबात बिज़ी होती हैं जिसकी वजह से उनके पास टाइम निकालना ज़रा मुश्किल होता है। सो चलो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग वाली बात हो जाती है। तो इसमें कोशिश यही की गई है कि स्टूडेंट्स को ख़ुसूसी तौर पे इन स्टूडेंट्स को ऑब्लाइज किया जाए, और लेकिन ओवरऑल भी ये एक इफ़ेक्टिव चीज़ है। और इसमें जो गेस्ट बनाते वक्त जिस बड़ी बात को मद्देनज़र रखा गया है वो ये है कि इन क्वेश्चंस की नंबर ऑफ़ अकरेंस इन द पेपर कितनी है, यानी कितनी बार ये क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस नावल के मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा या मॉडर्न एसेज के, वो इस सेंस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि उनके पेपर्स में आने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी ये मोर दैन ट्वाइस, बल्कि मोर दैन थ्राइस, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि मोर दैन 4 to 5 टाइम्स जो हैं ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ ये सिलेबस पढ़ाया जाता है नावल का, ओल्ड मैन एंड द सी और या मॉडर्न एसेज का, उनमें ये आए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नावल के 12 अहम क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको ब्रीफली उनके नाम बता देता हूँ क्योंकि सूरत में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो मैं आपको उन क्वेश्चंस का मुख्तसरन हवाला दे देता हूँ। मैं डिटेल में नहीं जाता कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो ना पढ़ाया जाएगा आपको। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरी ये जो बुक है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नाम से जो मार्केट में दस्तयाब है उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। आप इससे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आपको मैं 11 से 12 अभी बताने लगा हूँ, आप किसी भी बुक से, तकरीबन सभी किताबें ही अच्छी हैं, आप किसी भी किताब से इनसे रिलेटेड जो मटेरियल है, जो मवाद है, वो आप याद कर सकते हैं, वहाँ से याद कर लीजिए। और एक और बात आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो हैं अभी हमारे पास कोई 12-14 दिन का टाइम है, तो आप इनको 2 से 3 बार लिख कर याद कीजिए। और जब 3-4 बार एक क्वेश्चन आपकी कलम से स्लिप होगा, आपके विजन से गुजरेगा, आपके हाथों से गुजरेगा, तो इट विल प्रोड्यूस पॉजिटिव इफेक्ट्स आल्सो ऑन योर रिजल्ट। सो आइए स्टूडेंट्स, हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो नॉवल का है वो है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन। यानी इस नावल की इब्तिदा में आप फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड मैन, यानी हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस नावल का, जिसका प्रॉपर नाउन जो है वो संतियागो है, प्रॉपर नेम संतियागो है, लेकिन नावल में हम इसको द ओल्ड मैन भी के नाम से भी लिख सकते हैं। तो आप उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है, ये सवाल भी को 4-5 दफ़ा एग्ज़ाम में आया हुआ है और ये रिपीट होता रहता है, गुज़श्ता सालों में भी होता रहा है। तो इसका फिजिकल अपीयरेंस का क्वेश्चन जो है वो आप इसको देख लीजिएगा। यानी इसमें आपने उस मछेरे का, यानी बूढ़े मछेरे का, द ओल्ड मैन संतियागो का आपने फिजिकल अपीयरेंस बताना है। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन बॉय एंड द ओल्ड मैन। यानी इस कहानी के 2 ही बड़े किरदार हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के तौर पे हैं। उनमें एक मैनुलिन है लड़का और एक संतियागो है द ओल्ड मैन। तो उन दोनों का आपस में जो बाहमी रिलेशन है, एक बाहमी उस्ताद शागिर्द का तलक है, बाप बेटे का ये तलक हो सकता है, ये 2 दोस्तों का एक रिलेशन उनके बीच में हो सकता है। आपने देखना है कि उनकी रिलेशन की नोयत कैसी है। इससे रिलेटेड जो है आप क्वेश्चन जब याद करें तो इस चीज़ का ख्याल रहे कि आपने 1-2 कोटेशंस, यानी आपकी जो टेक्सचुअल लाइंस होती हैं वो ज़रूर इसमें आपने डालनी है। 1-2 लाइंस ऐसी डालिए लड़के की तरफ से जिससे ये साबित हो कि वो ओल्ड मैन के साथ क्लोजली रिलेटेड है एंड हाउ डीप द रिलेशन इज़। इसी तरह ओल्ड मैन की तरफ से भी बोली गई लाइनें जो हैं विद रेफरेंस टू द बॉय, यानी उस लड़के के साथ उसकी डीप अटैचमेंट के हवाले से आप उसको भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। इससे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्वेश्चन जब आप लिखते हैं आंसर पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आइसोलेशन ऑफ द ओल्ड मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इसके 3 वर्डिंग बता देता हूँ। आइसोलेशन का माना तन्हाई होता है। कभी ये क्वेश्चन जो आइसोलेशन का लफ्ज़ यूज़ करके राइटर पेपर जो सेटर वो दे देता है, कभी इसको सॉलिट्यूड यानी तन्हाई के नाम से दे देता है, और कभी इसको लोनलीनेस का वर्ड यूज़ किया जाता है। सो आइसोलेशन, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस, ये तीनों वर्ड्स ही बाज़ का रिपीट होते रहते हैं और जिससे स्टूडेंट्स को समटाइम्स जो है वो लैक ऑफ वोकेबुलरी की वजह से क्वेश्चन की अंडरस्टैंड एबिलिटी नहीं हो पाती। तो ये मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ कि आइसोलेशन का माना भी तन्हाई है, सॉलिट्यूड का माना भी तन्हाई है और लोनलीनेस का माना भी तन्हाई है। ओल्ड मैन एक तनहा फेलो है। इसमें आप मटेरियल एडजस्ट कीजिए कि उसकी बीवी नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं, एक समाजी तौर पे वो दूसरों से सोशली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो एक लड़के मैनुलिन के साथ ही सोशली कनेक्टेड है और इलाके के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके पास एंटरटेनमेंट के सोर्स नहीं है और रेडियो नहीं है। वो अकेला माहीगीरी करने जाता है, फिशिंग एक्सपीडिशन पे जब जाता है और ड्यूरिंग द एडवेंचर्स ऑफ द फिशिंग वो अकेला ही है, उसके पास कोई हेल्पर नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है उसका, और दूसरे माहीगीर 2-2 3-3 करके जाते हैं, लेकिन वो अकेला ही जाता है। इस तरह की बातें आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो एंडोरेंस ऑफ द ओल्ड मैन, यानी ओल्ड मैन की जो कुत्ते बर्दाश्त है। आप बताइए कि वो किस तरह से ओल्ड मैन एंडोर करता है। इससे रिलेटेड कभी कभी वो लाइन भी पेपर में दे देता है। जैसे वो लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लाइन है, आई विल शो हिम व्हाट ए मैन कैन डू एंड व्हाट ए मैन कैन एंडोर। यानी मैं इस मछली पर साबित कर दूंगा कि इंसान क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ बर्दाश्त कर सकता है। ये ओल्ड मैन ने लाइन उस वक्त बोली थी जब मछली मार्लिन जो है ओल्ड मैन को टफ टाइम दे रही थी और ओल्ड मैन के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रही थी। इससे रिलेटेड ही ना एक क्वेश्चन, यानी ये स्ट्रगल विद द मार्लिन वाला क्वेश्चन इनफैक्ट बनता है। इसका मेन टाइटल तो यही है, स्ट्रगल विद द मार्लिन, यानी मार्लिन मछली के साथ ओल्ड मैन की स्ट्रगल। याद रहे स्टूडेंट्स के ये 48 घंटों पर मबनी ये एक स्ट्रगल थी ओल्ड मैन की। 48 आवर्स ओल्ड मैन मछली के साथ स्ट्रगल करता है उसको पकड़ने के लिए।
और इस दौरान उसे भूख, प्यास, थकावट और मुख्तलिफ टॉर्चर्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो मैदान छोड़ के नहीं भागता। इसका क्वेश्चन इस तरह भी आपको आ सकता है, द बिगेस्ट फिश इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, यानी इस नावल की सबसे बड़ी मछली सबसे बड़ा चैलेंज है ओल्ड मैन के लिए। यानी ये मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन जो आपको पुट किया जा सकता है। क्वेश्चन है मेन हेडिंग स्ट्रगल विद द मार्लिन। याद रहे लफ्ज़ स्ट्रगल यूज़ करना है, फाइट नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये स्ट्रगल थी, फाइट नहीं थी। इसके बाद ओल्ड मैन का रेजोल्यूशन है और ओल्ड मैन का एक्सपीरियंस भी है, ये भी इम्तहान के अंदर सवाल आ सकता है। ये मुख्तलिफ तरह से सवाल आता है, ओल्ड मैन का अज़म, ओल्ड मैन की स्किलफुलनेस, ओल्ड मैन का एक्सपीरियंस, और इससे भी रिलेटेड जो है ओल्ड मैन ने कुछ लाइंस बोली थी, वो लाइंस भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं क्वेश्चन के अंदर। आप इसको बवक्त ज़रूर जो है टेक्सचुअल लाइन को आप इसमें कोट कर सकते हैं। और इसमें लाइन जो मशहूर लाइन है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो लाइन है कि आई मे नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज आई थिंक, यानी मैं इतना मजबूत नहीं हूँ जितनी मेरी सोच मजबूत है, बट आई नो मैनी ट्रिक्स, लेकिन मैं बहुत से करतब जानता हूँ, एंड आई हैव रेजोल्यूशन, और मेरे पास अज़म की दौलत है। तो अगर जब वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके पास वो जो दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रिक्स को वो जानता है यानी एक्सपीरियंस, और दूसरा जो है वो उसका जो अज़म है, रेजोल्यूशन जो है वो कहता है कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, मैं इसकी बेस पे फाइट करूँगा। इसके बाद जो है छठा क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है, टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी टॉकिंग टू हिमसेल्फ, या फिर क्वेश्चन आता है कि वाई डज द ओल्ड मैन टॉक्स टू हिमसेल्फ, ओल्ड मैन अपने आप से बात क्यों करता है, आपसे ओल्ड मैन अपने आप से बातें क्यों करता है। इसको हम मोनोलॉगिंग भी कहते हैं, यानी अपने आप से खुद कलामी करना, हम कलामी करना, मोनोलॉगिंग करने की उसे आदत है। और फिर टॉकिंग टू वन सेल्फ, ये तो सिंपल राइटिंग के साथ क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन कभी कभी ये लफ्ज़ सॉलिलोकी, यानी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि सॉलिलोकी का मतलब होता है लिटरेचर की एक टर्म है जिसमें एक करैक्टर जो है अपने आप से बातचीत करता है, अपने आप से मुखातब होता है। वैसे तो हम सब की आदत है, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं अपने आप से बातें करते हैं, कभी अपने आप को एडवाइस करने के लिए, कभी अपने आप को गाइड करने के लिए, कभी अपने आप को ही डांटने के लिए, कभी अपने आप को समझाने के लिए, कभी हमारे माइंड के अंदर जो इनर वर्किंग होती है उसको अपने ज़बान पे ले आते हैं। सो ये पर्पज़ ऑफ टॉकिंग जो है यहाँ पे आपने डिस्कस करना है। इसके बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ओल्ड मैन स्ट्रगल कर रहा था मार्लिन मछली के साथ, तो चूँकि ये 48 घंटों पर मबनी ये एक तवील एडवेंचर थी जिसमें मछली ने ओल्ड मैन के लिए टफ टाइम दिया, तो उसमें ओल्ड मैन जो है शेरों के ख्वाब देखता है, ड्रीम्स ऑफ लाइन्स। आप पेपर उठा के देखिए, मोर देन मैनी टाइम्स बल्कि कहना चाहिए मुझे, कई बार ये क्वेश्चन आया है ड्रीम्स ऑफ द लाइन, जिसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ओल्ड मैन शेरों के ख्वाब क्यों देखता है। तो जाहिर बात है कि लॉयंस जो हैं दे आर द सिंबल ऑफ पावर, ब्रेवरी, पावर एंड एक्शन। तो दैट्स वाई ओल्ड मैन भी अपने अंदर चूँकि ये स्पिरिट्स रखता है, ये जज्बे रखता है, तो दैट्स वाई ओल्ड मैन ड्रीम्स ऑफ द लाइन्स जो है ये लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू सब ये बयान कीजिएगा कि किस कदर सिग्निफिकेंट है। इसके बाद ओल्ड मैन जब मछली पकड़ रहा था तो ओल्ड मैन के लिए मछली जो एक टफ टाइम साबित हो रही थी, तो ओल्ड मैन को एक हबशी के साथ लड़ा गया पंजा आजमाई का मुकाबला, यानी हैंड गेम कंपटीशन विद द नीग्रो। ये हैंड गेम भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, या आर्म रेसलिंग भी इसे कहते हैं, यानी ये पंजा आजमाई का मुकाबला जब किया जाता है तो उसमें आर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के जो कंटेस्टेंट दोनों होते हैं वो नीचे लाने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग देयर पावर। तो ये आर्म रेसलिंग भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, या हैंड गेम कंपटीशन भी इस्तेमाल होता है, तो ये क्वेश्चन भी सिग्निफिकेंट है। इसके बाद ओल्ड मैन का एक फेवरेट खिलाड़ी है डेमेचियो, उसकी जो बड़ी सिग्निफिकेंस है, ये भी इम्तिहान में क्वेश्चन आया हुआ कई बार कि ओल्ड मैन जो है डेमेचियो को अपना हीरो क्यों करार देता है, या फिर ये क्वेश्चन आता है कि ओल्ड मैन का हीरो कौन है, या डेमेचियो को याद करने की क्या सिग्निफिकेंस है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद करेक्टर ऑफ द सी, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बोरिंग क्वेश्चन है, समटाइम्स स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड कम कर पाते हैं क्योंकि इसे लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस करना होता है, डीपर सेंस में ले जाकर डिस्कस करना होता है। और समंदर का वैसे तो कोई किरदार नहीं है, लेकिन चूँकि कोई राइटर जो है वो उसको यूज़ कर रहा है, उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसने ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं वो बयान कर दी हैं, उसके साथ मनसूब की हैं। तो करेक्टर ऑफ द सी यानी समंदर का क्या किरदार है, ये सवाल है। इसके अलावा एक और सवाल, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस इन द नावल। ये कई दफ़ा आजकल ये क्वेश्चन ज़्यादा बार आया हुआ है। एक तो बच्चे इसको याद करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस इन द नावल, इस नावल का सबसे मशहूर जुमला कौन सा है, सबसे अहम जुमला कौन सा है। सारे जानते हैं, मैं जुमला आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। जुमला है, बट अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। यानी एक इंसान जो है वो तबाह बर्बाद तो हो सकता है मगर वो शिकस्त नहीं खा सकता। ये मशहूर ज़माना जुमला है। इसी से अक्सर क्वेश्चन निकालता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नावल। तो ये यही सेंटेंस आपने बयान करना है
कि नावल इसके सेंटेंस की गिर्द घूमता है और इसी वजह से नावल को अदब का बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसका सिंबलिज्म वाला क्वेश्चन भी अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है कि सिम्बॉलिकली बताएं कि फ़िश किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, सिम्बॉलिकली बताएं कि ओल्ड मैन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लड़का मैनलैंड जो है सिम्बॉलिकली वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और फिर ये जो स्ट्रगल ओल्ड मैन की है, ये फाइट जो है, ये शार्क मछलियाँ जो है जो हमलावर हो जाती हैं, इवन मार्लन जिसको ओल्ड मैन पकड़ना चाहता है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। तो हर करैक्टर यहाँ पे और हर चीज़ जो यहाँ पे है वो सिम्बॉलिक सेंस में भी डिस्कस की गई है। तो ये सिम्बलिज्म वाला सवाल भी समटाइम जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 11-12 क्वेश्चंस जो कि नावल से रिलेटेड है। मैंने तकरीबन सारा नावल ही डिस्कस कर दिया एक लिहाज से, और लेकिन उनमें ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि गेस्ट की सूरत में आप इनमें से मैक्सिमम हद तक याद करने की कोशिश कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न एसेस, यानी हमारे सिलेबस में शामिल जो दूसरी किताब है एडीबी पार्ट 2 या बीए पार्ट 2 में, वो है मॉडर्न एसेस। मॉडर्न एसेस की जो बुक है उसमें हम जानते हैं कि कोई 18 से 19-20 के लगभग एसेस दिए गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए कोई 8 से 9 एसेस जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है। मैं उनके क्वेश्चंस तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस कर लीजिए, लेकिन बहरहाल ब्रीफली मैं आपको थोड़ा सा उसको आपके साथ मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। सबसे पहले पहला मॉडर्न एसे है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी पाकिस्तान और जदीद दुनिया। इसके मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। एक क्वेश्चन है कि व्हाट वर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पहला क्वेश्चन आप ये याद कीजिए कि व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी वो कौन से हालात थे लियाकत अली खान के मुताबिक जो कि पाकिस्तान की तख्लीक का बायस बने। अब 4-5 हेडिंग इसकी बना सकते हैं, 4-5 इसके पैराग्राफ बना सकते हैं। रैशनेल ऑफ पाकिस्तान भी इसको कहते हैं कि पाकिस्तान के बनने की वजूहात क्या थी, वो कौन से हालात थे जिनके तहत पाकिस्तान बनाया गया। इस बात इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट वर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ लियाकत अली खान फ्रॉम अमेरिका एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी लियाकत अली खान की जदीद दुनिया या यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका से क्या तवक्कुआत थी, यानी ये जो उन्होंने तकरीर की और इस तकरीर में वो क्या तवक्को ज़हन में रख के ये बातें सारी कर रहे थे कि उन्होंने ये टॉपिक जो है सिलेक्ट किया पाकिस्तान एंड दी मॉडर्न वर्ल्ड। 2 सवाल हो गए। इसके बाद जो दूसरा मॉडर्न ऐसे है वो एक्लिप्स है। वर्जीनिया वुल्फ का ये लिखा हुआ मॉडर्न ऐसे है एक्लिप्स, और इसमें यानी सूरज ग्रहण के जो लगने का अमल है और सूरज ग्रहण की खबर सुनकर लोगों के अंदर पाए जाने वाले वो जो एक्साइटमेंट है, वो जो जोश व खरोश था, यानी लोग जिस तरह से एक्साइटेड थे, आपने उस एक्साइटमेंट को देखना है कि इंग्लैंड में जब सूरज ग्रहण लगने का उनको इल्म हुआ कि सूरज ग्रहण जो है वो फ़लाँ डेट को फ़लाँ जगह पे उसकी विजिबिलिटी होगी, तो लोगों का रवैया क्या था, लोगों की उस हवाले से एक्साइटमेंट क्या थी, वो आपने इसके अंदर ज़्यादा डिस्कस करनी है। और फिर जब सूरज ग्रहण लगा तो फिर वो जो चेंज आई थी उस चेंज को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा कि क्या क्या वहाँ पे चेंजिंग महसूस हुई। 24 सेकंड के लिए ये लगने वाला सूरज ग्रहण जो है लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंट रखता था, इस पहलू को भी आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और मॉडर्न ऐसे है जो तीसरा मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है टेक द प्लंज। टेक द प्लंज का मतलब होता है छलांग लगाओ, छलांग लगाना। ग्लोरिया एमरसन का लिखा हुआ ये एक ज़ाती ऐसे, यानी जिसमें उसने अपने ज़ाती ज़िंदगी का एक अहम वाक़या डिस्कस किया है, जिसमें ग्लोरिया एमरसन ने सेसना 180 के ज़रिए ट्रेनिंग करने के बाद छलांग लगाने का उसका जो एक्सपीरियंस था वो आपने बयान करना है। सबमिटेड क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसमें एक थीम भी छुपा हुआ है। पिछले 1-2 साल में इसका थीम भी पूछा गया कि इसका मैसेज क्या है, तो ज़ाहिर बात मैसेज यही था कि इंसान विद इन हिज या हर रिसोर्सेज वो जो अपनी एबिलिटीज़ को बुरे कर ला कर दुनिया वाले जो आपका मजाक उड़ाते हैं, रिडिक्यूल करते हैं आपको, आप उनका किस तरह जवाब दे सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ, ये इसका थीम बनता है कि किस तरह ग्लोरिया एमरसन ने एफर्ट करके कोशिश करके ट्रेनिंग लेकर वो लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी बैड हेल्थ कंडीशंस की वजह से उनको उन्होंने जवाब दिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट है मॉडर्न ऐसे नंबर 4 मैंने आपके लिए जो डिस्कस किया है वो है वॉकिंग ऑन द मून। वॉकिंग ऑन द मून भी इसमें राइटर्स ने 2 एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा और वहाँ पे कुछ वक्त गुजारा, और वहाँ पे उन्होंने जो एक्सपीरियंस महसूस किए, वहाँ पे उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे यानी उनके जो मुशाहिदात थे और वो जो डिफरेंसेस उन्होंने महसूस किए ज़मीन में के सरफस में, ज़मीन के हवाले से और चांद की सतह पे जो उन्होंने आपस में बाहिनी तौर पे जो डिफरेंस महसूस किया है वो यहाँ पे आपने ज़ेर बहस लाना है। मुसन्फ़ा यानी राइटर ने भी
वो डिफरेंसेस ही यहाँ पे बयान करने की कोशिश की है। बड़ा अवेलेबल नॉलेज है इस हवाले से, ये भी इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। फिर एक और मॉडर्न ऐसे जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस। क्या डॉक्टर साइंसदान होते हैं? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लिखा हुआ ये लिटरेचर का एक शाहकार ऐसे है जिसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मजाक उड़ाया है उन डॉक्टर्स का जो कि प्रैक्टिशनर तो होते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकली प्रैक्टिशनर की जो प्रैक्टिस होती है वो पेशेंट्स के मुफाद में नहीं जाती बल्कि वो गलत इलाज जो करते हैं, ये उनका मजाक उड़ाया है। और फिर इसके अलावा इसके भी 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं कि क्या डॉक्टर साइंसदान होते हैं, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसके अंदर लोगों को फ़र्क समझाने की कोशिश की है कि डॉक्टर्स और चीज़ हैं और साइंटिस्ट मैन ऑफ साइंस जो है वो और चीज़ होते हैं, उनके दरमियान फ़र्क है। क्योंकि आम आदमी उस ज़माने में, जिस ज़माने में मेडिकल प्रोफेशन जो है वो लोग चूज़ कर रहे थे और मेडिकल के अंदर तिब के अंदर एक एडवांसमेंट और बड़ी स्पीडी एक डेवलपमेंट हो रही थी, सो एवरीबॉडी वाज कंसीडरिंग द डॉक्टर्स आल्सो एज द साइंटिस्ट। लेकिन इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि डॉक्टर और चीज़ है और साइंटिस्ट एक और बला का नाम है। ये फ़र्क आपने एक तो ये देखना है। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वो हमारे जो जितने भी ये जो प्रैक्टिशनर हैं या ये जो इलाज करने वाले हैं, हीलर्स इन द सोसाइटी, मुआशरे के अंदर वो कौन कौन से हैं? तो एक तो डॉक्टर्स हैं और इसके अलावा फिर ये जो हमारे हर्बलिस्ट होते हैं जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके इलाज करते हैं, उनको आड़े हाथों लिया है इस ऐसे में। फिर बोन सेटर्स हैं यानी हड्डियाँ जोड़ने वाले, इनका भी राइटर ने खूब उनकी धुलाई की है इस ऐसे में। और एंड पे राइटर ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक और जो मुआशरे के अंदर दावा करते हैं इलाज करने का, वो जो चार्मर्स होते हैं, ये तवीज़ धागे और ये जो इससे यानी रूहानी तौर पे जो लोग बास का इलाज करने की तरफ जाते हैं, ख़ास तौर पे वो जो तवीज़ धागे चार्मर्स के हवाले से राइटर ने भी बात की है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन आप देख लीजिएगा कि माशरे के अंदर 4 किस्म के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के ट्रीटमेंट्स करते हैं या प्रोफेशनल डॉक्टर्स बने हुए हैं। इसके बाद एक और ऐसे है होस्ट एंड गेस्ट, यानी मेहमान और मेज़बान। इसमें राइटर ने फ़र्क बयान करने की कोशिश की है, थोड़ा सा ह्यूमरसली राइटर ने डिस्कस किया है कि होस्ट कौन होता है, गेस्ट कौन होता है। होस्ट किस किस नेचर के होते हैं, गेस्ट किस किस तरह के होते हैं, किस किस मिजाज के, किस किस तबीयत के होते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को होस्ट बनना पसंद करते हैं या गेस्ट बनना पसंद करते हैं। ये सारा बड़ा राइटर ने बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली ये डिस्कशन की है, होस्ट एंड गेस्ट में फ़र्क बयान करने की कोशिश की है। ये ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको ह्यूमरसली, आप इसका ह्यूमर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइटर ने किस तरह लाइट वेन में ह्यूमर क्रिएट किया है, और या फिर द डिफरेंस बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट। इसके बाद जो है क्वेश्चन जो नेक्स्ट मॉडर्न ऐसे मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस का जो ऐसे है बर्दाश्त पे लिखा हुआ ये ऐसे है, एम फॉरेस्टर का लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत ऐसे है, बड़ा शानदार ऐसे है, ये कई बार पेपर में आया हुआ है। इसमें राइटर ने टॉलरेंस की जो अहमियत है, यानी उस ज़माने में जंग अज़ीम 1 और जंग अज़ीम 2 के बाद दुनिया के अंदर जो इतनी तबाही हुई, तो उससे बचने के लिए किन वैल्यूज़ को अपनाया जाए, तो राइटर ने उस वक्त टॉलरेंस पे एक सैर हासिल जो है एक ऐसे लिखा, और उन्होंने बताया कि दुनिया में हमें बर्दाश्त करने की ज़रूरत है और इस बर्दाश्त के ज़रिए ही हम जो है वो दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन इसका और भी बाज़ अक्सर पेपर में आता है, टॉलरेंस का जो उल्ट वर्ड है फेनेटिसिज्म, जिसे हम जुनून कहते हैं, जुनूनियत। तो जुनूनियत का टॉपिक भी इस लिहाज से आप देखिएगा कि राइटर ने बताया कि किस तरह जुनूनियत जो है वो तबाहियों की तरफ ले जाती है, लड़ाइयों की तरफ ले जाती है, क्लैशेस की तरफ ले जाती है। इसके बाद एक और मॉडर्न ऐसे है साइंस एंड वैल्यूज़। साइंस एंड वैल्यूज़ का ऐसे भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसमें बर्ट्रांड रसल ने साइंस का और जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं उनका आपस में एक बहमी रिलेशन जो है वो दिखाने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन उसका इम्पोर्टेंट ये है कि साइंस ने हमारे लिए कौन सी आसानियाँ पैदा की हैं और साइंस हमारे लिए और कौन सी आसानियाँ पैदा कर सकती है। एक तो ये सवाल है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोनेटिकल क्रीड्स वाला, यानी जुनूनी आइडियाज़। उसने इस ऐसे में रसल ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह फोनेटिकल आइडियाज़, यानी ये जो जुनूनी आइडियाज़ होते हैं, फेनेटिक्स हो जाते हैं लोग, जुनूनी हो जाते हैं, अपने ही आइडियाज़ को या अपने ही फ़िरके को या अपने ख्यालात को या अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को दूसरे को बड़ी ज़बरदस्ती वो जो ठोंसने की कोशिश करते हैं, और अगर उनके नज़रियात या ख्यालात के साथ कोई इत्तेफाक नहीं करता तो फिर वो तशद्दुद गुजर आते हैं। ये जो जुनूनियत है जिसे हम फेनेटिसिज्म कहते हैं या फोनेटिकल क्रीड्स जो है, ये किस कदर इंसानियत के लिए डेंजरस हो सकते हैं, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, फोनेटिकल क्रीड्स। इसके बाद एक और ऐसे है बहुत अच्छा से, ये भी कई बार इसमें पेपर में आया हुआ है, ऑन सेइंग प्लीज़,
यानी इस ऐसे में ऑन सेइंग प्लीज़ में प्लीज़ कहने के ऊपर उसने ऐसे लिखा है, यानी इस ऐसे का तल्लक अखलाकियात से है, सिविलिटी यानी तहजीब से है, पोलाइटनेस से है। ये ऐसे जो है इसमें राइटर ने इसकी अहमियत बयान करने की कोशिश की है और एक दो इंसिडेंट भी सुनाए हैं कि अगर हम किसी से जब फेवर लेना चाहते हैं तो हम प्लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो हमारे रिलेशन बड़े स्मूथली चलेंगे, और जब हम किसी से फेवर ले लेते हैं तो उसके बाद थैंक्स कहना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। इससे माशरे के अंदर जो है वो एक स्मूथनेस जो है वो जो आ सकती है, इसकी जो अहमियत है वो राइटर ने यहाँ पे उजागर करने की कोशिश की है। और इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर आया हुआ ये वाला कि उतना जो कानून का वो जो डर है या कानून के जो स्टिक है वो इतना ज़्यादा इंसान को ह्यूमन रिलेशंस को स्मूथली नहीं चला सकती जितना अगर हम अखलाकियात को या प्लीज़ और थैंक यू, सॉरी, इस तरह के वर्ड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जितना ये इफ़ेक्टिव साबित हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा दरमियान में करके एक और ऐसे है माई टेलर या माई ग्रैंडफादर, उनमें से भी एक आधा आप कोई थोड़ा सा उसकी रीडिंग कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ये 8 ऐसे आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन ये है कि माई टेलर माई ग्रैंडफादर के बाद थोड़ा सा व्यू दरमियान में मैंने सकप किया, वैसे तो मैंने अब उसका भी थोड़ा सा व्यू ले सकते हैं। स्टूडेंट्स ये था हमारा सेक्शन 1 जिसमें आपका 40 नंबर का जो क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रही हैं, यानी 20 मार्क्स जो हैं आपके नॉवल वाले पोर्शन में से और 20 मार्क्स जो आपके मॉडर्न एसेज वाले पोर्शन में से। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, यानी आपका वो जो ग्रामर कंपोजिशन वाला पोर्शन है उस पोर्शन की हम बात करते हैं। तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जारी बात है, वो आपका टॉपिक ऐसे है, यानी आपको ये 25 नंबर का सवाल जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जाहिर बात है कि ये क्वेश्चन आपको वैसे आखिर पे अटैम्प्ट करना चाहिए जब आपके पास टाइम हो, आइडियाज़ को कलेक्ट करके आपने लिखना होता है। मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे बड़ा टॉपिक आज के दौर में जिस तरह के हम हालात से गुजर रहे हैं, अगर कोई करंट इशू आपसे पूछता है तो जाहिर बात है कोविड-19 और SOPs, इससे रिलेटेड टॉपिक जो है, इससे बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। आप इससे रिलेटेड मटेरियल जो है वो ज़रूर तैयार कीजिए। 1-2 दिन में इंशाल्लाह इस फोरम पे, जिस फोरम से मैं आपसे मुखातब हूँ, एजुकेशन फॉर ऑल के फोरम से, आपको ये ऐसे एक वीडियो की शक्ल में विद उर्दू ट्रांसलेशन आपको पूरी एक तहरीर के साथ ये दस्तयाब होगा। यूट्यूब पे आप इसको वहाँ से भी विजुअलाइज़ कर सकते हैं। कोविड-19 और इसके जो SOPs और इसके मतलब जो हमारे जो हो सकते हैं सेफ्टी मेजर्स, उसको मतलब आपने डिस्कशन करनी है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि करंट इश्यूज़ में शामिल है वो CPEC है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम CPEC कहते हैं। ये पिछले सालों में भी 2-3 सालों में BSc में, BA में, मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में आया है, तो ये अभी भी एक्सपेक्टेड है। CPEC बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको इंशाल्लाह वीडियो की सूरत में दस्तयाब होगा। और इसके बाद जो करंट इशू है वो करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये 4 करंट इशूज़ है। यानी दोबारा बोल देता हूँ, कोविड-19, CPEC, करप्शन, और इसके अलावा जारी बात है आजकल कश्मीर का इशू भी मामला काफ़ी उठा हुआ है और कश्मीर इशू भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी ये 5 टॉपिक्स हम कह सकते हैं कि ये करंट इशूज़ में से हैं। बाकी मैंने आपके लिए कुछ जनरल टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं जो कि पेपर्स में कई बार आए, जैसे नेशनल यूनिटी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें थोड़ी सी इसकी इनलार्जमेंट ले तो मुस्लिम यूनिटी के तौर पर भी आ सकता है। फिर रोल ऑफ मीडिया है, वैसे तो एक और टॉपिक इससे रिलेटेड है रोल ऑफ मीडिया के साथ, वो सोशल मीडिया है, उसका भी जाहिर बात है कि आजकल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, उसकी काफ़ी ज़्यादा एमरजेंसी हुई है। इसके बाद वाटर क्राइसिस है पाकिस्तान में, ये तो कम, लेकिन एनर्जी क्राइसिस के हवाले से ये ऐसे जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। हमारी इस किताब में ये क्वेश्चन, ये ऐसे सारे दस्तयाब हैं और इसमें ये वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान या इलेक्ट्रिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये जो है यहाँ पे पावर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये यहाँ पे एक ही ऐसे के अंदर ये सारे मटेरियल शामिल किया गया है। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है वो राइजिंग प्राइसेस, महंगाई, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये 6-7 ऐसे जो है ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये 8-9 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनसे रिलेटेड मटेरियल आप कहीं से भी याद कर लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं जॉब एप्लीकेशंस की, तो ज़्यादातर जो जॉब एप्लीकेशंस पेपर में आई हैं जिनकी नंबर ऑफ अकरेंस इन द पेपर्स ज़्यादा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इंग्लिश टीचर की जॉब एप्लीकेशन, यानी सेक्टर एजुकेशन के नाम आप लिखें दरख्वास्त, जिसमें आपने इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करना है, एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी अकाउंट क्लर्क की है, ये खाली क्लर्क के नाम पे भी आ सकती है, लेकिन अकाउंट या अकाउंटेंट कह लें या अकाउंट क्लर्क कह लें, एक ही बात है, तो इस हवाले से आपको ये आ सकती है। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की,
जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जॉब एप्लीकेशन है कंप्यूटर ऑपरेटर की, अकाउंट क्लर्क की, इंग्लिश टीचर की। तो ये 3-4 एप्लीकेशन जो है, वैसे तो स्टूडेंट्स परफॉर्मा याद करते हैं और हर किसी ने परफॉर्मा याद किया हुआ है, उसके अंदर आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। तो आप अपने अपनी बुक्स या कहीं से भी आपको अगर परफॉर्मा दस्तियाब है वो परफॉर्मा ही याद कीजिए, उसको अच्छी तरह से याद करके इसका मटेरियल सेट करना जो है वो आप सीख लीजिए और इनसे रिलेटेड जो मटेरियल है ना आपको अटैम्प्ट करना आना चाहिए। इसके बाद इसके अगेंस्ट जो क्वेश्चन चॉइस के तौर पे आता है वो है लेटर्स टू द एडिटर। लेटर्स टू द एडिटर की बात करते हैं तो उसके अंदर मैंने आपके लिए कोई 5-6 टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे बुक में मैंने दिए हैं तकरीबन कोई 7 to 8 लेटर्स मैंने दिए हैं। मैं उनमें से 6 या 7 आपको हॉट टॉपिक्स जो है वो बता देता हूँ। उसमें सबसे जो ज़्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है वो राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द नंबर ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैकर्स, यानी भिखारियों की तादाद में जो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, ये मांगने वाले जो गदागरी करने वाले, इसके ऊपर ज़्यादा आया हुआ है। फिर लॉलेसनेस है, यानी लाकानूनियत, यानी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, अमन अमान की सूरत हाल जो ख़राब की जाती है और कानून को तोड़ा जाता है, लॉलेसनेस इसका वाले से इंपॉर्टेंट है, इसको हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी कह सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है जो कि आपको एडिटर के नाम खात में आ सकता है, वो है ब्रोकन सीवरेज, यानी सीवरेज का जो टूट फूट का निज़ाम है या अनहाइजीनिक कंडीशन, ये इस तरह भी आया हुआ है, अनहाइजीनिक कंडीशंस या मच्छरों से मतलब या सफाई के जो गंदे हालात हैं, यानी अनहेल्दी कंडीशंस जो हैं, ये इससे रिलेटेड मटेरियल जो है आप ज़रूर याद कीजिए, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। इसके बाद मैंने टॉपिक ऐसे में भी आपको दिया है करप्शन, तो मैं यहाँ भी सजेस्ट करूँगा कि करप्शन की तरफ जो है वो ये टॉपिक जो है आपको एडिटर के नाम खात में भी आ सकता है। इसके अलावा फिर रोलो मीडिया है। रोलो मीडिया के साथ साथ आपको मैंने बताया कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जो मटेरियल है वो आप ज़रूर याद कीजिए। फिर जारी बात है डियरनेस, महंगाई, ये मैंने ऊपर टॉपिक ऐसे में भी बताया है और ये आपको इसमें भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जब हम ब्रोकन सीवरेज की बात कर रहे होंगे या अनहाइजीन कंडीशंस की बात कर रहे होंगे तो उसमें आप मच्छरों का जिक्र भी, यानी मॉस्किटोज़ और डेंगू वायरस का भी जिक्र कर सकते हैं उसके रिलेटेड। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एक आखिरी टॉपिक जो है जो एडिटर के नाम खत में आपको आ सकता है वो मैं डिस्कस करता हूँ, वो लिटरेसी रेशो, यानी बयान करें कि किस तरह से हमें लिटरेसी रेशो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, और मिस यूज़ ऑफ द मोबाइल फ़ोन, यानी मोबाइल फ़ोन का जो गलत इस्तेमाल है उससे रिलेटेड मटेरियल भी आपको एडिटर के नाम खत में पूछा जा सकता है। ये 7-8 टॉपिक्स थे। और इसके बाद स्टूडेंट्स अब बात रह गई फ्रेजेस वर्ब की या इडियम्स की, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती हमको। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ कि हरफ आखिर नहीं है, कोई भी आपको बता दे कि आप ये वाले याद कर लें 10, 15, 20, 25, 30, 40, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असूली तौर पे तो आपको ये 250-300 याद करने चाहिए, और समटाइम्स 250-300 फ्रेजेस और इडियम्स भी याद किए होते हैं, तो उनमें से भी बाज़ का 1-2 आते हैं, 3 आ जाते हैं। लकीली कभी ऐसा होता है कि आपको 5 ही आए हों, लेकिन फिर भी आपको गाइड करने के लिए, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि जिससे आप चांसेस हैं कि आप गो थ्रू कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वो ये है कि आपके जो फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसमें आप एक वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन लगा कर फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, उनके जो सेट बने हुए मुख्तलिफ किताबों पर, जैसे ब्रेक का सेट है, आप यकीन मानिए ब्रेक के सेट में से कई बार फ्रेजल वर्ब आए हुए हैं, जैसे ब्रेक वे कई दफ़ा आया हुआ है, ब्रेक आउट कई दफ़ा आया हुआ है, ब्रेक इन आता है, ब्रेक डाउन आता है, और इसी तरह फिर आगे एक ब्रिंग का सेट है, वो भी आप याद कर सकते हैं। कम का सेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉल FALL फॉल का सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टर्न का सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक वाला सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 6-7 हैं मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ब्रेक, ब्रिंग, फॉल और कम, और इसके अलावा टर्न, और इसके अलावा आप गेट का एक सेट कर सकते हैं। ये 6 जो मैंने आपको सेट बताए हैं फ्रेजल वर्ब्स के, समटाइम्स इसमें से 3-4 जो हैं वो सेट हो जाते हैं। तो ये 60-70 अगर आप यही कर लें तो समटाइम्स जो है एटलीस्ट जो है ये कर लें तो इसमें चांसेस है कि आपका ये क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद करेक्शन की बात आती है, तो करेक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है इस फोरम पे कि आपको बताई जाए कि आप ये 10-15 सेंटेंसेस कर लें या ये करेक्शन आपको आएगी। इसमें मुख्तलिफ बुक्स पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स की और मिसलेनियस की शक्ल में भी सेट बना के प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसके रूल्स होते हैं, आप उनको गो थ्रू करके पिछले 5 ईयर्स की जो प्रैक्टिस है ना वो आप याद कर लीजिए। 5 ईयर्स के जो आपको करेक्शन आई हुई है उससे रिलेटेड जो है वो आप मटेरियल जो है वो देख लीजिए।
हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि उसमें से आपका मसला जो क्या हल हो जाएगा। बहरहाल हमने तो अपनी इस बुक में आपको तकरीबन 100 सेंटेंसेस जो है वो दिए हैं और उनको सॉल्व भी किया हुआ है, और उसके साथ साथ सोल्यूशन के साथ साथ हमने उसकी वजह भी बयान की हुई है कि ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको करेक्ट कैसे करना है। तो अगर आपकी इसकी तक रसाई है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप किसी भी अच्छी ग्रामर की बुक और कंपोजिशन की बुक को लीजिए और उसमें से को आपको 100 को सेंटेंसेस को जिनके साथ रूल को साथ वजाहत की गई हो और करेक्ट करने के बाद उसकी वजह बयान की गई हो कि ये किस तरह करेक्ट किया गया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। होपफुली स्टूडेंट्स के ये जो हमारी आज की वीडियो है आपके लिए तवील ज़रूर सही, लेकिन आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव और मौसर साबित होगी और हेल्पफुल होगी आपके लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह।